हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज के प्रोग्राम में नाजरीन को खसूसी तौर पर जिक्र करेंगे कल बरतानवी अदालत के एक फ़ैसले का, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी फ़ैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी करार दे के उनके वहाँ पर जो अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे वो सारे के सारे बहाल कर दिए गए हैं। जब से ये फ़ैसला नाजरीन है उसके बाद हुकूमत और बिलखसूस अपोजिशन और उसमें भी नून लीग के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है और हैरानकुन तौर पर दोनों तरफ से दो बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतनाज़ा दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत का कहना यह है कि ये जो फ़ैसला आया, एक तो ये है कि इस फ़ैसले में शहबाज शरीफ साहब का कहीं सरे से ज़िक्र नहीं है। सलमान शहबाज साहब के अकाउंट्स मुंजमद हुए थे, लेकिन ना तो कोई लंदन में शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था और ना ही उनको किसी किस्म का कोई क्लीन चिट मिली है। लिहाजा जहाँ पर जो तासुर दिया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद और मन घड़त है। जबकि उसके मुकाबले में नून लीग का ये कहना है कि हुकूमत साफ झूठ बोल रही है। नैब, FIA और एसेट रिकवरी यूनिट जो इस हुकूमत के नीचे बना है, जिसको शहजाद अकबर साहब सुपरवाइज़ कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है और हुकूमत वक्त की दरख्वास्त गुजार थी सारे मामले में। और 21 माह की इस तहकीकात के दौरान गोया के तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बरताने में बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। नाज़रीन, साथ में जो एक और मामला बड़ी शद्दमत के साथ चल रहा है काफ़ी अरसे से है, वो इंतखाबी इस्लाहात का है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आना चाह रही है और साथ में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी वोट का हक़ देने के हवाले से डिटर्मिंड है। और आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद जब फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन की जानिब दोस्ती का या यूँ कहें कि मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाया, तो साथ में दो शराइत भी रख दी कि मुज़ाकरात ज़रूर होंगे इन इस्लाहात पे, लेकिन एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हर सूरत 2023 के इलेक्शन में इस्तेमाल होगी और साथ में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। तो अगर ये शराइत मंजूर हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होंगे, और अगर नहीं तो फिर वो जो एक मुश्तरका इजलास बुला के कानून साजी करने का मामला है, हुकूमत उस मामले से भी हवाले से भी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करके बैठी है। और नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 8 अक्टूबर दूर नहीं, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब की मुद्दत 4 साल की पूरी होने जा रही है और उसके बाद एक नया चेयरमैन का इंतखाब होना है। और उसके लिए जो कानून कहता है वो ये, आइन जो कहता है कि मुशावरत होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कायद हिज़्ब के ख़िलाफ़ जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन हुकूमत तो वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब जिन पे नैब के मुकदमात हैं उनसे किसी किस्म की गुफ्तगू बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। तो नाज़रीन, जो हम देख रहे हैं पिछले चंद माह में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक शदीद तनाव और कशीदगी का एक मंजर हमें नज़र आ रहा है देखने को। ऐसे में अगरचे मफाहमत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हम क्या समझें कि ये मफाहमत की कोशिशें आगे बढ़ पाएंगी और कोई प्रोडक्टिव काम भी होता हुआ नज़र आएगा। इसी सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शिबू होंगे। मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली अंदली वबाज साहबा, आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर परवेश खान साहबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो मेरे ख़्याल में क्यों ना कल का जो फ़ैसला है उसी की बासगश हर तरफ वही डिस्कस हो रहा है, तो गुफ्तगू का आगाज़ भी आप ही से करते हैं। इनफैक्ट जो हुकूमत ने आज कहा भी है, और मैं भी देख रहा था, कोई बड़ा लंबा चौड़ा फ़ैसला नहीं है बल्कि 2 सफ़ात का है, वाकई इसमें कहीं शहबाज शरीफ साहब का तो नाम नहीं है। बट इम्प्रेशन जो यहाँ पे दिया जा रहा है पार्टी की जानिब से कि शायद हुकूमत दरख्वास्त गुजार थी और बड़ी बुरी शिकस्त हो गई, 21 माह की तहकीकात थी, 20 साल की जो उनकी ट्रांजैक्शंस थी उसकी तहकीकात की गई और निकला कुछ भी नहीं है। तो जिन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे उससे वो बरी ज़िम्मा हो गए हैं। तो ये कैसा है नैरेटिव? लगता नहीं है कि गुजान है, क्योंकि फ़ैसला तो सपोर्ट नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने, अब आई बी ऑनेस्ट, मैंने फ़ैसला अभी तक
डिटेल में नहीं देखा, लेकिन आज मुझे नहीं पता आपने सुना या नहीं सुना, जो कंसेंट लेटर्स शहबाज शरीफ साहब ने खुद लिख के दिए थे। देखें, ये नेशनल क्राइम एजेंसी की पिछले कुछ माह के अंदर नैब के अहदेदारान से भी और आपके ये जो एसेट रिकवरी यूनिट था इनके अहदेदारान से भी मीटिंग्स होती रही हैं। सही। और ये जो एक इन्होंने पूरा 8 साल से पिछले लगे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, 200 अरब बाहर चला गया, यहाँ से पैसा बाहर गया, वहाँ से अंदर आया। जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो हमारे शहबाज शरीफ के और सुलेमान साहब के जो इन्होंने एसेट्स जो थे, जो जिस पे इन्होंने बहुत शोर डाला था कि एसेट्स जो हैं वो हो गए, जब्त कर लिए और ये कर दिया और वो कर दिया, वो जब उन्होंने रिलीज़ किए हैं तो और उन्होंने जो इनको एक विंडिकेशन इससे मिलती है कि अगर थोड़ी सी भी क्रिमिनलिटी कहीं पे भी नजर आती, आप जानते हैं FATF के बाद और इन सारे मामलात के बाद इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो कितनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अगर उसमें 1 आउंस की भी क्रिमिनलिटी किसी को नजर आती, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आंसर नजर आता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये करते कि वो इनको क्लीन चिट देके तो इनके तमाम जो एसेट्स हैं या अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज करके बहाल करते। बात सारी ये है कि इन्होंने बड़ी तरीके से जो है वो अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की है कि हमने तो किया ही नहीं, हम तो गए नहीं, बात तो फेक अकाउंट्स की थी, बात तो यहाँ के मुकदमों की थी। तो वो कौन था जो कहता था कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये सारे पैसा जो है ये बाहर UK के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं इसलिए इन्वेस्ट कर दिया। देखें, NCA की जो जजमेंट है इट इज़ इन लाइन विद जो हमें हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को बेल मिली और उनको जितने भी इन्होंने केसेस किए हुए हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ ना हमें कोई करप्शन मिल रही है और ना ही कोई क्रिमिनलिटी का लिंक भी नहीं बन रहा उनकी किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ, और उन बेसिस के ऊपर बेल दी गई। दूसरी बात यह है कि जब इवन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जब बयान दिया शहबाज शरीफ की फेवर में इन डिफेंस ऑफ हिज ड्यूरिंग द बेल प्रोसीडिंग्स, तो ये सारी चीजें जो हैं, देखें अगर थोड़ा सा लेकिन कट यू इनफैक्ट क्योंकि बाकी मेहमानों से भी गुफ्तगू करने, लेकिन मैं एक बड़ा ज़िमनी सवाल करना चाहूँगा कि जब यहाँ पे सलमान शहबाज साहब के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और पूछा जाता है फैमिली के लोगों से, बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब से, तो फरमाते हैं कि उनका तो इंडिपेंडेंट कारोबार है, वो तो खुद मुख्तार हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो पूछना है उनसे पूछना है। और अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रही हैं कि इस केस के अंदर कि जो अकाउंट्स हैं वो सलमान शहबाज साहब के इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, बट आप कह रही हैं कि मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब करते रहे हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब किसी से मुलाकात नहीं करते। आप कह रही हैं ना कि शायद उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है उनकी। नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, उन्होंने कंसेंट लेटर दिया था कि अगर मेरे नाम पे कोई अकाउंट है या कोई भी चीज़ है जिसकी आप तफ्तीश करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपको पूरी कंसेंट हासिल है। और फिर जो 21 माह की तफ्तीश हुई उसके बाद उनके खिलाफ कुछ ना निकला। जहां तक आपकी बात है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी जो 2 इंडिपेंडेंट पैसे अर्न करने वाले लोग होते हैं, जो 2 इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर्स होते हैं, आप उनको किसी भी तरह से लिंक नहीं कर सकते। बरी जो भी हुआ है वो शहबाज शरीफ साहब हुए हैं या सलमान शहबाज, लेकिन वो जो PTI का एक नैरेटिव है उसको तो बड़ा डेंट पड़ा है ना। बाकी बात तो यही है कि यहाँ तो यही कहा जा रहा था कि शायद TT के जरिए गैर कानूनी जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, लेकिन आज कम अज़ कम उस फैमिली का एक फ़र्द तो बहरहाल बरी हो गया। तो आपके बयाने को थोड़ा सा धचका तो लगा है अंदलीब साहबा? शुक्रिया जी। सबसे पहली बात यह है कि वो कल प्रोग्राम में हम सब ने कहा था कि मिठाई पहले खा ली जाती है, उसके बाद पता चलता है कि क्या है। वो जब फैसला आता है तो पहली बात तो ये, कल सारे ये शादियाने बजा रहे थे कि जी इनको बरी कर दिया, 20 साल का केस आज भी कह रही हैं। वो 2019 में ये केस था NCA का, सो पिछले 20 साल तो वहीं के वहीं हैं। अच्छा, फिर ये कि शहबाज शरीफ पे तो ये केस ही नहीं था, ये तो सुलेमान शहबाज पे था, उस पे भी झूठे प्रूफ हो गए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बरी कहाँ से होना था। इसके अंदर तो एक अकाउंट जो सस्पिशियस था, जैसे हमारा फाइनेंशियल यूनिट होता है, वहाँ लंदन के फाइनेंशियल यूनिट ने वो अकाउंट जो है वो फ्रीज करवाया। इस पे ना कोई बरी हुआ है, वो अकाउंट फ्रीज हुआ था, वो अनफ्रीज हुआ है। और सबसे
मज़े का खेज बात क्या है? सबसे मजेदार खेज बात है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सारे जो पाकिस्तान में चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, जहां बाय द वे सुलेमान शहबाज जो हैं इतने माशाल्लाह भागे क्यों है? वो जिसको कहते हैं सारा खानदान बाहर भाग जाता है। ये नवाज शरीफ भी भाग गए, सुलेमान शहबाज। अंदलीब साहबा अगर आप जैसा फरमा रही हैं कि अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ, तो अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया था तो इसकी ओनरशिप से पीछे क्यों हट रही पीटीआई की गवर्नमेंट? मान लें कि हमने नैब के लोगों को भिजवाया था, एफआईए के लोग गए, एसेट रिकवरी यूनिट के लोग गए, उससे पीछे हटने का तो मेरा ख्याल में कोई वजह नजर नहीं आ रही हमें। तो अब हुकूमत लग रही है कि जी हमारा तो सारे मामले में कोई रोल ही नहीं है। नहीं जी, हमारा मामले में बिल्कुल जो रोल है वो बिल्कुल है, वो शहबाज जो नवाज शरीफ साहब हैं बिल्कुल उनके मुतालिक है। वो मुजरिम है, कन्विक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बददयानत बेईमान डिक्लेयर किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये एब्सकॉन्डर हैं, इश्तहारी मुजरिम हैं, इनको वापस आना चाहिए, पूरे कौम को चकमा देके गए। वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। उसके अंदर एक्स्ट्राडिशन का जो इन्होंने ट्रीटी 10 साल के लिए साइन नहीं की, क्योंकि पता था कि वहीं इनकी जो है जीना मरना इनका वहां है। खुद कहते हैं कि हमारा जीना मरना लंदन में है, हम यहाँ के हमारी जान को खतरा है। तो ये तो हम कंटिन्यू रखेंगे, वो हम करते हैं। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है जो 2019 में हुई है, ये तो एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी। इसके अंदर तो हमारा कोई, जिसको कहते हैं, इसमें हमारा अमल दखल नहीं था। हमारे केसेस यहाँ बिल्कुल कंटिन्यूड है। हम बिल्कुल इन जो काम इन्होंने नहीं किए और क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बनाए हैं उनके ऊपर हम एक एक पे काम कर रहे हैं। और बिल्कुल किसी मैं चाहूंगा कि पलवाशा साहब को शरीक गुफ्तगू करें। केस ये है कि 2008 में 1.25 करोड़ से 720 करोड़ रुपया 2018 में कहां से आया? कहां से वो मनोसलबा आया? कहां से? पॉइंट टेकन। मैं आगे डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पीपल्स पार्टी भी जाहिर सी बात है उनके लोगों के खिलाफ भी बड़े मुकदमा चल रहे हैं। पलवाशा साहब क्या कहेंगे? इनफैक्ट जरदारी साहब, बाकी उनकी फैमिली के लोगों के खिलाफ भी इसी नौयत के केसेस चल रहे हैं। लंदन का फैसला आपको क्या लगता है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं? शराजी साहब, बात यह है कि मैं एक बात पर इनकी काबिलियत को दाद भी देना चाहूँ। बाकी तमाम इदारे, तमाम शोबे और मईशत से लेकर जो है फॉरेन अफेयर्स तक बेशक ज़मीन बोस हो गई, लेकिन इनकी जमात ने ये मानना पड़ेगा कि झूठ की बुनियाद पर एक प्रोपेगेंडा मशीन जो बनाई, वो प्रोपेगेंडा मशीन इस कदर कामयाबी से काम की कि उसने हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीन को भी मात दी। लेकिन फिर बात यह है कि तमाम चीज़ों की एक उम्र होती है, एक शेल्फ लाइफ होती है, और ये एक कुदरती अमल है कि जो हकायक हैं वो बिल आखिर खुद ही वक्त के साथ जो है वो बाहर आ जाती है और वो चीज़ें जो है मख्फी नहीं रह सकती। लिहाजा अब ये वो 3 साल हो चले, चौथा साल शुरू है इनकी हुकूमत, तो ये वो मुकाम आ गया है कि जहां इनकी वो तमाम चीज़ें जो इस प्रोपेगेंडा मशीनरी की बुनियाद पर जो ये इल्ज़ामात लगाते थे, और जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर एक तो मुकदमे वो थे जो अदालतों में चलते, एक मुकदमे वो थे जो इन्होंने लोगों पर झूठे इल्ज़ामात और झूठ की बुनियाद पर आवाम में और मीडिया पर लगाए। ये अब वो मुकाम है कि वो तमाम चीज़ें खुल के सामने आए। अब बात यह है कि मैं आपको सिर्फ अपनी जमात का, इसमें मुस्लिम लीग नून के भी बहुत लोग हैं, ये मुझे करेक्ट भी कर सकती हैं, कि आपको मैं सिर्फ राजा परवेज अशरफ साहब की एक मिसाल देती हूँ। उनके लिए एक नाम इन्होंने तजवीज़ किया, राजा रेंटन, और उस नाम से बगैर किसी सबूत के, बगैर कोर्ट की किसी कन्विक्शन के, उनको इन्होंने कई साल उनकी इज्जत पर हमले किए और उनके साथ ये इन्होंने जो है चिस्पा करने की कोशिश की। लेकिन मैंने आपको कहा चूंकि चीजें एक जो कुदरती अमल है उससे गुजरती हैं, तो अब जाकर वो कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। लेकिन मैं शराजी साहब आपसे पूछती हूँ कि चाहे इसमें कोई भी, चाहे खुद इमरान खान साहब,
क्या ये अमल जायज है कि किसी की जिंदगी के कई साल उस पर एक झूठ का नोटिस चिस्पा करने के ऊपर लगा दिए जाए और उसको इस जगह खड़ा किया जाए कि वो अपने आप को डिफेंड करता है, उसको ना कि जिस पर उसे किसी अदालत से सजा या कन्विक्शन या वो साबित ही नहीं, और उसकी बेसिस पर ये तमाम काम। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक का केस था आपके सामने, सलमान रफीक के और बहुत लोग हैं। ये तमाम बातें जो कई साल चिराना सना को देखी, ये तमाम चीजें जो है ये चलती रही और उसके बाद इंसान अपनी जिंदगी के कई साल जो है वो खो देता है और बड़ी बुरी तरह से दिमागी तौर पर भी उसकी दिमागी सेहत का भी इस्तेसाल होता है। और ये इधर नहीं रुकता, क्योंकि अब हुकूमत जब भी बदलेगी तो ये पहिया जो है दोबारा घूमता है और फिर इसी तरह। बात यह है कि हम चूंकि इनकी हुकूमत इस चीज की रोकथाम के लिए वो नया कानून भी ला रहे हैं, नई अथॉरिटी भी बना रहे हैं, मीडिया अथॉरिटी। तो मैं थोड़ा सा चीजों को गुफ्तगू करता हूं। शराजी साहब, सबसे पहले उसका जो इतलाक है वो लागू होना चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने सबसे बड़ी फेक न्यूज जो है दूसरों पर, मुखालिफिन पर जो है, चाहे कोई भी हो, वो उस पे उन्होंने लोगों पर लगाई और बगैर सबूत के उनके नामों के साथ जो है वो ये लेबल चिस्पा किए। अब मैं आपसे अर्ज करूंगी 2-3 छोटी छोटी चीजें। 200 अरब रुपए पे हमें कहा गया, इलेक्शन के इनके नारे और वादे थे, ये ऐसी चीज नहीं है कि जो बाद में हुई, ये पहले दिन से कहते रहे, वो कहाँ गए। फिर बताइए, कर्जों पर एक कमीशन बढ़ा जिस पर यह कहा गया कि पता चलाया जाएगा कि वो कर्जे कहाँ गए और किसने खाए, उसका क्या? सही है, उसका नतीजा सिफर, बल्कि इन्होंने रिकॉर्ड कर्जा जात पाकिस्तान की तारीख में दिए। अब हम भी हक बजानिब हैं पूछने के लिए कि चूंकि मुल्क में कोई ऐसी तरक्की तो नजर नहीं आई, ना कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चला, तो हम भी पूछ सकते हैं कि वो कर्जे कहाँ गए जो आपने इतने सालों में, 3 सालों में लिए, जो 70 सालों को मात कर। फिर मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देती हूँ। कुछ दिन पहले जरदारी साहब पर, या साहब पर और दीगर जो है वो लोगों पर तोशा खाना रेफरेंस पर एक प्रोपेगेंडा की कैंपेन चली, एक बड़ी विशियस कैंपेन चली, बेरहम टाइप की, कि इन्होंने, और क्या इल्जाम था कि पता नहीं गाड़ियों पर कितना कीमत थी और कितने में दी, और उसकी पादाश में एक वक्त ऐसा था एक दिन की अदालत में है 2 वज़राए आज़म, एक सदर और एक स्पीकर, वो तमाम लोग खड़े। लेकिन आज जब पूछा जाए तो ये हमें समझाते हैं कि रियासत मदीना जरूर है, लेकिन यहाँ आप सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इनफैक्ट अब थोड़ा सा आगे भी लेके चलते हैं, मौज़ूआत और भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शीज़ा, इनफैक्ट चेयरमैन नैब के मामले पे क्या स्ट्रेटजी? अभी तक गवर्नमेंट तो बड़े क्लियर कट क्या करने जा रही है, खुल के कह रही है, बट जिससे एग्रेसिव होना चाहिए पोजीशन को, वो डिफेंसिव एंड पे। अभी तक कुछ पता नहीं कि आप करने क्या जा रहे हैं, इसको आप कन्फ्रंट करेंगे, स्ट्रेटजी है क्या? कुछ बताइए तो सही। थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं अंदलीब साहिबा की बातों का। मैं 2 मिनट में आपके टॉपिक पे आती हूँ जी। देखें, पहले ये लोग, इन्होंने रौला डाला हुआ था बेनामी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी। आज जब जो मैं आपको कह रही हूँ ना, कंसेंट लेटर की बात जो शहबाज शरीफ के नाम पे, वो ये था कि उनका वहाँ पे एक फ्लैट था जिसके जब उन्होंने बेचा तो उसके पैसे सुलेमान शहबाज साहब के अकाउंट में आए। वो इन्होंने कहा जी ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है और ये पैसे लेके गए हैं और टीटी लग के वापस आ गए। वो सारी की सारी तहकीकात, और 2019 से सही फरमाया शुरू हुई हुई है, हम भी यही कह रहे हैं, 21 महीने उन्होंने तहकीक की है, मगर उन्होंने 20 साल की ट्रांजैक्शंस की तहकीक की है। एनसीए नॉर्मली 6 साल से पीछे नहीं जाता, लेकिन 20 साल इन्होंने नैब और एआरयू को यूज करके अपनी जो भी जाली हुकूमत की जाली तफ्तीश, उम्मीद रखें कि इसका मनी ट्रेल भी आप देंगे कि पैसे हैं, बिल्कुल देंगे। देखें ना, ये मनी ट्रेल तो मैं जवाब तो दे, मेरी जवाब तो सुन लें। ये अंदलीब साहबा ने जो बात की 20 साल की ट्रांजैक्शंस, और उसमें तमाम मनी ट्रेल उन्होंने देखा है कि ये
फ्लैट किधर से आया, उसके बाद ये कैसे बिका, इसके पैसे किस तरह सुलेमान साहब के उधर गए और वो आगे किधर इस्तेमाल हुए, किन आपने ये 2 पेजेस की रिपोर्ट आपके सामने फैसला है, मगर इसके पीछे 200 पेजेस की रिपोर्ट है। बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है। कैसे साबित हो गया कि जायज कमाई है सारी? वो कहते हैं ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कमाई जायज है। मैं जवाब दे रही हूँ। देखिए बात ये है, आपकी जो कमाई है आपने उसको क्रिमिनल प्रोसीड से लिंक करना होता है। आपको हाईकोर्ट भी इस पे जवाब दे चुकी है, आपका नैब, और ये बार बार नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। वही बात है कि इनके मुझे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं, आखिरी एक सवाल सुन लें, इनके असाब पे नवाज शरीफ सवार हैं। मैं इनको रिमाइंड कराती जाऊं कि वो एक इकामे की बेसिस पे उनको आपने जो है वो डिस्क्वालीफाई किया है। तो गुमराह करना लोगों को बंद कर दें और लोगों के लिए काम करना शुरू करें ताकि आपके पास कुछ और बोलने को हो। चलो ये सारे पॉइंट्स लेके मैं आता हूं छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अंदलीब साहब आप ही की तरफ आऊँगा। चेयरमैन नैब के मामले पे क्या हुकूमत करने जा रही है? आईनी ज़रूरत है गोया के अपोजिशन लीडर से मुशावरत करना। इससे पहले भी हमने देखा कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला था उस वक्त भी आपका बयान ये था कि कैसे हम दूध की रखवाली पे बिल्लों को बैठा दें, बिलाखिर आपको शहबाज शरीफ साहब को बनाना ही पड़ा। तो अब तो ये आईनी ज़रूरत है गोया के खान साहब के जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं बट बातें कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं, कुछ सेकंड थॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए इस सिलसिले में हमारे चेयरमैन साहब ने एक बड़ी मुफस्सिल जो है वो ट्वीट और बयान दिया है और ट्वीट किया है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। इसमें उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है और ये कहा है कि सूरत में वो जो भी एक हमें रिकोर्स हासिल है लीगल, उसको हम ज़रूर अपनाएंगे। अब इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने कहा कि हम लोगों की क़यादत को इसका वो देना चाहिए क्रेडिट, लेकिन ये बात भी खारिज इम्कान नहीं कि अगर ये बात अदालत जाती है तो उसमें तमाम पार्टी जो है वो इकट्ठी अदालत जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक इस पर बातचीत जारी है। दूसरी बात ये है कि मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अगर कोई, देखिए ऐसी बात है इनके नज़दीक जिसकी बुनियाद पर एक इदारे के चेयरमैन को जो है वो तौसीह देनी चाहिए, और वो बात और इतनी खूबी जो है वो इतनी ओवरआर्चिंग है और इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर चारा नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि फिर इस सिलसिले में तो एक बहुत 3-4 नुक्ते होने चाहिए, जो मुकदमा होना चाहिए शख्सियत की दोबारा तैनाती का या एक्सटेंशन का, और वो मुकदमा इन्हें आवाम के सामने पेश करना चाहिए। वो मुकदमा जो एक तरीका आइन में लिखा हुआ है उसके जरिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस जो है वो बैठकर फैसला कर। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए काम करने की एक रिवायत है, इसका मतलब है कि अगर कोई इतना ही कीमती शख्स है कि जिससे हाथ नहीं छुड़वाया जा सकता, तो कम से कम उसकी खसूसियात तो गिनवा दें। ये तो ऐसे है कि वो खसूसियात भी गिनवाने से काफिर है। मतलब इतनी क्या ना है, कह रहे बड़ा जबरदस्त काम किया, 550 अरब रुपए रिकवर किए हैं, बड़े उन्होंने कहा कि मुकदमात को आके लेके चल रहे हैं, वो तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। वो वजीर कानून कहते हैं कि उनका काम बड़ा शानदार, इस तरह के चेयरमैन उन्होंने नहीं देखा पहले। ओके, लेट अस सपोज ये सारी बातें जो भी उनके हक में एक दलील है, अगर इतनी दलीलें हैं तो उसको तरीके से पेश क्यों ना किया जाए, उस पर ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाए? मुझे तो ये समझा दें कि अगर इतनी ही बातें जो हैं वो अच्छी हैं और नागुज़ीर है कोई शख्स, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस का लाना क्या जरूरी है? वो तो एक बड़ा सीधा मुकदमा होना चाहिए। वो तो आपको भेजे, सबको 10 लोगों को भेजे, अपने जो इनके आते हैं तर्जुमान उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भेजे और बताएं कि ये वो नागुज़ीर वजूहात है जिनकी बुनियाद पर इन्हें चलना। ये तो फिर कोई ऐसा लेकिन उसको ऑर्डिनेंस पे लाना। प्रोफेसर साहब हमें अंदलीब साहबा, क्योंकि आपने बड़े एक अहम नुक्ता उठा दिया, तो मैं चाहूंगा कि ये नुक्ता मैं लेके चलूं अंदलीब साहबा की तरफ। अंदलीब साहबा वो कह रही हैं कि अगर उनका होना इतना ही नागुज़ीर है तो फिर आईनी रास्ता इख्तियार करें। ये ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों ला रहे हैं, आप उनको क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? तो आईनी रास्ते मौजूद हैं, उस जरिए से आप लेके आए। रादर ये है कि एक चोर रास्ते से उनको दोबारा एक्सटेंशन देने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए अभी तो जिसको कहते हैं
जो इन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली कानून और आइन से बालातर तो कोई बात नहीं होगी। तीसरी बात यह कि जो ऑर्डिनेंस के ऊपर, ऑर्डिनेंसेस जनरली के ऊपर ये बात कर रही हैं, तो ये उठ के असेंबली में से मंगवा लें डेटा सारा, जितनी ऑर्डिनेंसेस पिछले 10 साल में हुई हमने तो उसके करीब भी नहीं की, और जितनी लेजिस्लेशन पिछले 3 साल में हमारी हुई है, 45% लेजिस्लेशन ज्यादा है जिसके अंदर मफामात आमा जो पब्लिक गुड की ऑर्डिनेंसेस हैं वो कभी पहले ऐसी नहीं हुई। ना जो ज़ैनब अलर्ट बिल है जो इनके जमाने में हमने पेश किया वो हमने अप्रूव करवाया, उसके बाद ये एंटी रेप बिल, उसके बाद जितनी ऑर्डिनेंसेस जो हमने की है, ये तो फैक्ट्स हैं, चाहे पिलडैट उठा लें चाहे कहीं भी उठा लें, इनको पता लग जाएगा। तो इनकी क्या इखलाकी हैसियत है कि खुद सारा कुछ जो है वो ऑर्डिनेंसेस पे किया, और हमारी जो अभी करीब भी नहीं है, हमें ऐसे लेक्चर दे रहे हैं जैसे हमें पता ही नहीं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ताल्लुक है नैब के हेड का, तो पहले जो 10 साल नैब के हेड थे, जो कि इनको पता है कमरुज़्ज़मान साहब थे, जिनके ऊपर हर बंदे ने कहा कि भाई हैं कि नहीं है, कभी अपने आप को दिखा भी दिया करे। खुद कहते हैं कि नैब 10 साल बिल्कुल दफन कर दिया, ये नैब को बिल्कुल जंग लग गया, और ये वाले हेड भी इन्होंने लगाए थे। इनको अब मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि वो अगर आज भी ये वाला हेड कह दे कि जी सारे मैं केसेस जो है वो दबा देता हूँ, वो सबसे अच्छे हो जाएंगे, फिर ऑर्डिनेंस भी भूल जाएंगे, फिर इनको कानून भी भूल जाएगा, आइन भी भूल जाएगा, कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन्होंने जब फोन किया था जस्टिस अब्दुल कयूम को और उसको कहा था कि जी ये केस जो है ये बंद करा दें, और उसने कहा था कि वाह वाह तो आप फिक्र ना करें। तो उस वक्त अदालतें बड़ी अच्छी थी। फिर आसिफ खोसा ने कहा कि गॉड फादर हैं ये, तो उसके बाद सारी जगह जाके कहा कि ये 5 बुत उठा के फेंक दें। तो ये वही बात है, आज इनके अपने लगाए चेयरमैन नैब से इनको मसला नहीं है, कुछ आपके मिनिस्टरों को भी मसला है। असद उमर साहब भी, शौकत तरीन साहब भी यही फरमाते हैं कि नैब की वजह से कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा, कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं शीजा से ये पूछते हैं कि क्यों ऑर्डिनेंसेस का शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कानून साजी भी की है, आपको नजर ही नहीं आती। छोटे से ब्रेक के बाद पूछते हैं इनसे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शीजा साहबा, इनफैक्ट एक तो ये है कि हुकूमत जो भी कर रही है, चेयरमैन नैब के मामले पे शहबाज शरीफ साहब से तो कहें वो एक चिट्ठी लिख दें, कोई 3-4 नाम, और साथ में प्राइम मिनिस्टर से भी कहें कि एक आईनी तकाजा है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, उसे पूरा कर दीजिए। फिर इलेक्शन का मामला, शफाफ इलेक्शन, आप भी शोर मचा रहे हैं, बट शफाफियत की तरफ जाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो आप पीछे हट जाते हैं। ये कहानी है क्या? शफाफियत की तरफ कदम बढ़ाना जो है ना, ये बड़ी आपने एक आयरॉनिक स्टेटमेंट दे दी है। मैं इसको थोड़ा सा, अब आप मुझे सुन लीजिएगा। जी जी। 2 आपने इशू उठाए, एक चेयरमैन नैब का और एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। जहाँ तक चेयरमैन नैब का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ अपॉइंटेड लीडर ऑफ अपोजिशन है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है। एनी पर्सन जो दुनिया का जो कानूनी तकाजे हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी हैं। जिस दिन वो गिल्टी प्रूव होंगे, वो ना कौमी असेंबली के मेंबर रहेंगे, ना वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, उस दिन आप शायद कह सकते हैं कि हम इनसे मुशावरत नहीं करना चाहते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके मुंह से भी निकलता हुआ जो है वो आपको भी हंसी आनी चाहिए। अगर इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो इलेक्शन कमीशन का जब चेयरमैन तैनात हो रहा था तो आपका तो सबसे बड़ा फॉरेन फंडिंग का केस उनके पास चल रहा है, आप हट जाते पीछे। आपने किस तरह इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जो है, आपने नाम उसका प्रपोज किया, हमने एग्री किया। आज भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का मामला चल रहा है, तो फिर ठीक है, आप पीछे हट जाएं, आप किसी और को आगे कर दें जिनके फॉरेन फंडिंग के केस नहीं चल रहे इलेक्शन कमीशन के पास। अपनी दफा नहीं नजर आएगा इनको। असल में जो बात है वो ये है कि हम जो पहले दिन से नैब न्याजी गठजोड़ की बात कर रहे हैं, वो इनकी मेलाफाइडी इस कदम से जो है मेरे ख्याल से वो एक स्टैंप हो गई है
कि ये जो हैं ये जुड़े हुए हैं नैब के साथ, तमाम पॉलिटिकल केसेस जो इन्होंने अपनी अपोजिशन के खिलाफ खोले हुए हैं, क्योंकि मैं फिर उस पे आऊंगी, इनकी सियासत का तमाम दारोमदार अपोजिशन को मलाइन करने पे है, क्योंकि इनके पास खुद अपने लिए कुछ कहने को नहीं है। गरीब आदमी तो मर गया है इस वक्त महंगाई से, और ना उसके पास रोजी रही है, ना उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना वो खाना खा सकता है, ना उसके सर पे छत रही है। तो पीछे इनके पास जो बात करने को है वो अपोजिशन रह गई है। अब ये चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस हो किसी तरह, हमारी नहीं चीखें निकल रही, चीखें तो इनकी निकल रही हैं जो ऑर्डिनेंस के थ्रू, हम तो कानून की बात कर रहे हैं, हम तो आइन की बात कर रहे हैं कि आप आईनी तरीके से चेयरमैन नैब को लेके आए। आप आ जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। इलेक्टोरल रिफॉर्म का बड़ा मजे का एक इनका जो है ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखें, क्लियर मेलाफाइडी है, झूठ बोल रहे हैं। इनको नजर आ रहा है कि अवाम को जो इन्होंने जिस तरह मार दिया है, इनकी सियासत दफन हो गई है इस महंगाई के नीचे। ये इनको नजर आ रहा है कि ये वोटिंग मशीन्स में मेलाफाइडी और रिगिंग के अलावा इन्होंने दोबारा आना नहीं है। हमने 119 मीटिंग्स की थी, उस कमेटी के अंदर 20 ऑपोजिशन के लोग बैठते थे, 13 गवर्नमेंट के लोग बैठते थे, और फिर हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म यूनैनिमसली पास करवाया था। हम इनसे मतलब हम तो ये कह रहे हैं आप डिबेट करें पार्लियामेंट में लाके, ये वो भी नहीं कर सकते। क्यों ओमिट कर रहे हैं ये पायलट? नहीं, मुझे बताएं ये उसे क्यों ओमिट कर रहे हैं जिसमें पायलट प्रोजेक्ट रन होना है और उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिबेट होनी है? इनको क्या इनको जो है वो प्रॉब्लम है? कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बगैर इनका सांस रुक रहा है और सांस बंद हो रहा है, और उसके बगैर ये चाहते हैं कि वोट इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये नुक्ता। और पलवशा कुछ आप भी ऐड करना चाहेंगी? लग तो यही रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी, चीजें बड़ी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, तो क्यों नहीं? और अगर कोई प्रोसेस आगे बढ़ना भी है तो आप भी थोड़ा सा अपना इनपुट तो दें। पीपल्स पार्टी अभी तक तो साइलेंट नजर आ रही थी। पलवशा की इजाजत से जी, जो इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे कहा है कि ना इसमें ट्रांसपेरेंसी है, ना इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, इसमें आप बाद में वोट चेंज भी कर सकते हैं, रिजल्ट भी चेंज कर सकते हैं, सीक्रेसी भी नहीं कर सकते, तो फिर ये ऐसा निजाम आप खुद इनसे पूछ लें ये क्यों लाना चाह रहे हैं? पलवशा आपने सवाल कहना चाहती हूँ कि हम बहुत आराम से बात करें, हम चीखें नहीं मार रहे, ना मैं मार रही हूँ, ना मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदा है वो मार रही है। चीखें इस वक्त दो लोग मार, एक तबका वो जो अवाम का है, जो इनके जुल्म के बार के तले दबा है, और दूसरी हुकूमत जिसको ईवीएम्स में वाज़ेह शिकस्त और ये बरतानिया से फैसला आने के बाद एक और तमाचा पड़ा। लिहाजा चीखें मारने का जो है इस वक्त ऑपोजिशन का नाकाम है और ना जरूरत है। दूसरी बात यह है कि बरतानिया से ये जो फैसला आया है, मैं इस पर एक आपसे सिर्फ बात करना चाह रही थी जो पिछले सेगमेंट में रह गए। सवाल अब ये होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी करने के नाम पर बैरून मुल्क जो दौरे किए जाते हैं और जो ये नेशनल एक्सचेकर से आप पैसा खर्चते हैं, अब सवाल ये होना चाहिए, और मैं जरूर ये सवाल डालूंगी सेनेट में, कि उस पर कितना खर्च आया, ये तमाम एक्सरसाइज और कितने लोग जाते रहे, ये दौरे और ये जो कभी बरतानिया और कभी दीगर मुल्क जो हैं वहां जाकर इनकी क्या कारकर्दगी रही, और वो जो पैसा जाया हुआ है, जो पैसा कौम का जाया हुआ है वो कितना, उसकी क्या तादाद है और उसके नतीजे में क्या आता है। दूसरी बात ये है, अंदलीब साहब क्विकली एक मिनट खत्म हो रहा है। अंदलीब साहब से मैं चाहूँ जी ऑर्डिनेंसेस में मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंसेस की एक बड़ी मिकदार पिछले 10 सालों में बड़ी तादाद में ऑर्डिनेंसेस जारी हुए, और चूंकि इन्होंने कुछ ऑर्डिनेंस जारी किए तो हमें उस पर तकलीफ है। पहला सवाल मेरा यह है कि क्या कभी नैब चेयरमैन या इस किस्म की कोई जो आईनी ओहदे हैं उन पर ऑर्डिनेंस के जरिए अपॉइंटमेंट हुई? और दूसरी बात, मान भी लिया कि हमने बहुत ऑर्डिनेंस जारी किए, तो ये बता दीजिए कि ये हमारी तकलीफ क्यों कर? अंदलीब साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, टाइम खत्म हो गया। अंदलीब साहब वो क्या कहते हैं ना, घसियाना बिल्ली खंबे को खोचे, तो इनका ये हाल है कि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं असेंबली से उड़ गए, जलसों से उड़ गए, वॉकआउट लॉन्ग मार्च से उड़ गए, शॉर्ट मार्च से उड़ गए, अब ये टीवी से भी उड़ गए हैं कि इनके झूठ यहाँ भी नहीं चल रहे, और यहाँ आके सिर्फ एक दूसरे का साथ पकड़ के 2-2, 3-3 बंदे बैठ जाते हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं होता। पूछे ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद इलेक्शन क्यों नहीं होता इनसे, इसके बगैर इसके बगैर इलेक्शन क्यों नहीं होता? कुछ सजेशंस और कुछ रिजल्ट आता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आज का शो यहीं खत्म करते हैं, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।